दिया था। आरएलसी सीरीज ऐसी सर्किट की हम बात कर रहे थे। सीरीज चल रहा था ना, सीरीज आरएल सर्किट। सर्किट में ओनली जब आर होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो कौन आगे होता है? कोई आगे नहीं होता है। इट मींस यूं भी कह सकते हैं वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। जब सर्किट में ओनली इंडक्टर होता है तो कौन आगे होता है? वोल्टेज आगे होता है। कंफर्म है? कितना एंगल? π/2। ओनली कैपेसिटर तो कौन आगे होता है? कितना एंगल? कौन पीछे होता है? ओनली कैपेसिटर होने पर वोल्टेज पीछे होता है, करंट आगे होती है। तो ये तो इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट के हिसाब से हम बात कर रहे थे कि ओनली रेजिस्टेंस है तो दोनों सेम फेज में है, ओनली इंडक्टर है तो वोल्टेज आगे है, ओनली करंट है तो ओनली कैपेसिटर है तो करंट आगे है। ये बात हम समझ चुके हैं और ये रिजल्ट आपको याद भी रहना चाहिए हमेशा। इसी के बेसिस पर हमने एक फेजर डायग्राम बना करके आरएलसी सीरीज ऐसी सर्किट की बात स्टार्ट की थी। फेजर डायग्राम बना करके रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड किया था। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या बना था? अरे बोलो, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। सबको याद आ रहा है? फिर 10 बताइए क्या था? वी एल माइनस वीसी अपॉन वी आर। जेड स्क्वायर क्या था? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल। ये फेजर डायग्राम से जो हमने बनाया था, फेजर डायग्राम का आइडिया आपको होना चाहिए। अगर फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो उस फेजर डायग्राम की हेल्प से फटाफट बना करके फिर सोल्व कर सकते हैं अपन। तो अगर 10 को लिखा जाए किसकी फॉर्म में? एक्सएल एक्ससी की फॉर्म में, तो क्या लिखा जाएगा? एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, ऐसे लिखा जाएगा। फिर हमने बात की थी जेड के दो कंपोनेंट होते हैं, जेड दो कंपोनेंट की फॉर्म में होता है। आप बताइए इधर लास्ट पीछे। यस, आप बताइए जेड के दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? अच्छा, जेड कौन है? ये जेड कौन है? आपके आगे वाले से बताना है। हाँ हाँ, जेड जेड कौन है? इम्पिडेंस। इम्पिडेंस मतलब दिक्कत। किस में दिक्कत? करंट फ्लो में दिक्कत, गिवन बाय दैट। अच्छा, जेड के दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? अरे आसपास वालों को नहीं बोलना है, चुपचाप बैठना, जिससे पूछा जाए उसी को जवाब देना है। कभी क्या होता है कि जिससे एक से पूछा तो आसपास वाले चुपके चुपके बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे कि उसको कुछ आएगा ही नहीं, जैसे कि उसको कुछ आएगा ही नहीं। ऐसा भी ना समझे, जिससे पूछा है उसको बताने का मौका दें। हाँ बताइए, जेड के दो कंपोनेंट। कोस फाई साइन फाई। जेड दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जेड के? लास्ट बताएं इधर, इस लाइन में लास्ट, इस लाइन में लास्ट। हाँ, जेड के दो कंपोनेंट, जेड को दो कंपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो आर और दूसरा एक्स। बैठिए, इन दोनों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट ऐसा होता है जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। कौन सा कंपोनेंट हो? पक्का है? कौन सा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है? एक्स। जब बोला आपने एक्स, एक्स का मीनिंग, एक्स का मीनिंग एक्स, एक्सएल माइनस एक्स। क्या बोलते हैं इस एक्स को? इंपिडेंस, रिएक्टेंस। टोटल रिएक्टेंस होता है। क्या होता है? टोटल रिएक्टेंस। तो टोटल रिएक्टेंस अगर पूछा जाए तो कैसे फाइंड करेंगे? एक्सएल माइनस एक्ससी से फाइंड करेंगे टोटल रिएक्टेंस, अगर फाइंड करना हो तो। और जेड फाइंड करना है तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। जेड के दो कंपोनेंट की बात कर रहे थे, एक आर होता है एक एक्स होता है। तो आर इक्वल टू क्या था? जेड कॉस फाई, और एक्स इक्वल टू जेड साइन फाई। इस तरह की बात हम कर चुके थे।
एक क्वेश्चन किया था, इसमें गिवन था कि अगर जेड 100 ओम एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है तो फिर आर एक्स को फाइंड करना था, हो गया था ये। उसके बाद आर एंड एल वाला क्वेश्चन था, उस आर एल में केवल दिया था क्वेश्चन, ये ओनली करने के लिए दिया गया था, यानी कि एक पहले आर था कि एल था, पहले आर फिर एल, और यहां पर सप्लाई वोल्टेज था, ये था आर का वैल्यू 3 ओम, एक्सएल था यहां पर 4 ओम, ये कितना था, V इज इक्वल टू 120 साइन 100 पाई टी, और फाइंड करना था जेड आई फाई। तो बहुत ने सॉल्व कर लिया होगा इसको। तो सॉल्व करने की बात डायरेक्ट यहां करते हैं हम। जैसे हमने तीनों एलिमेंट के लिए स्टडी किया हुआ, आर एल सी जब सीरीज में, यहां पर कितने, 2 या 3, जो नहीं है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 0। वैसे फॉर्मूला क्या था, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सी का वैल्यू 0, तो फॉर्मूला बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यानी कि जेड इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 5 ओम, ये आ गया जेड। बताइए आई कितना आया, 24 ओनली, 24 बाई रूट 2, 24 बाई रूट 2 कितनों का है, 24 बाई रूट 2। इसके अलावा कुछ हो रहा है 24 बाई रूट 2 के अलावा? देखिए यहां पर आई फाइंड करना, इट मीन कौन सा करंट फाइंड करना है, आरएमएस फाइंड करना। करंट के बारे में इंफॉर्मेशन ना दी जाए कि कौन सा, तो हमें आरएमएस वैल्यू फाइंड करना होता है। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड। वी आर एम एस डायरेक्ट दिया है क्या, हमें नहीं दिया है, ये 120 क्या है यहाँ पर, पीक वैल्यू है, तो 120 अपॉन रूट 2, और ये जेड कितना है यहाँ पर 5 है। सॉल्व किया तो कितना आ गया है, 24 बाई रूट 2 एम्पियर, ये करंट आ गया। अब हमें फाइंड करना है फाई। क्या फाइंड करना, फाई। आप बताइए फाई कैसे फाइंड कर, क्या फॉर्मूला लगाएंगे फाई के लिए? हाँ यस, आप ही बता। आर इक्वल टू जेड कॉस फाई लगा सकते हैं, ये और भी सिंपल है, मैं कह दो टेन फाई भी तो लगा सकते हैं हम। टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। एक्स कितना है, 0 है, क्या बचा, एक्सएल अपॉन आर बचेगा, क्योंकि ये तो 0 है। एक्सएल हमारे पास कितना है, 4, ये है 3, तो टेन फाई 4/3, यानी कि फाई इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो ये तीनों पैरामीटर हमने फाइंड कर लिए हैं, जेड फाइंड कर लिया, आई फाइंड कर लिया, फाई भी फाइंड कर लिया। अब कुछ बातें आपसे पूछी जाएंगी, यहां पर आपको सुन के समझ के आंसर देना। सब तैयार है इसके लिए? बताइए, यहां इस डायग्राम को देखकर, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके आपको बताना है कि वोल्टेज एंड करंट में से कौन आगे है। कंफर्म? किस किस को पता लग गया कि वोल्टेज आगे है? हाथ उठाएं फटाफट से जिसको पता लग गया कि वोल्टेज आगे है। जिसको पता नहीं लग पा रहा सर कैसे चेक करें, हम तो समझ ही नहीं पा रहे इस बात को कि कैसे पता करें। अच्छा, इस बात का पता कैसे लगाया आपने? अच्छा, वोल्टेज कितना आगे है, π/2 आगे है वोल्टेज, करंट से कितना आगे है? अभी सोल्व किया ना, ये क्या सोल्व किया, बस सर फाई सोल्व किया, नहीं पता क्या है ये फाई। ये फाई क्या होता है यहाँ पर, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, वोल्टेज एंड करंट के बीच का क्या है, ये फेज डिफरेंस है। तो हमने अभी क्या पूछा था कि इस सर्किट में कौन आगे है, तो ये कौन सा वोल्टेज की बात हो रही है, कौन सा वोल्टेज की बात हो रही है? अभी आपने बताया वोल्टेज आगे, कौन सा वोल्टेज आगे? नहीं, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, या टोटल वोल्टेज? कौन सी करंट से, टोटल करंट। तो टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो इतना है, π/3। तो टोटल वोल्टेज जो यहाँ पर है टोटल करंट से 53 डिग्री आगे है। अगर यहां पर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये जो इंडक्टर है इसमें कौन आगे है वोल्टेज एंड करंट में से, कितना आगे है, 53 डिग्री। यहां कौन आगे इस इंडक्टर में, वोल्टेज आगे, पक्का, कितना आगे, π/2 53 है, कंफर्म? क्योंकि 53 के बारे में बोल चुके अभी हम, क्या बोला था 53 के बारे में कि टोटल के लिए था वो,
टोटल वोल्टेज टोटल करंट के लिए था, लेकिन इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए तो वो उस एलिमेंट का जैसा बिहेवियर है, जैसे रेजिस्टेंस की बात करें कौन आगे, सेम फेज में है, सेम फेज में, यहां कौन वोल्टेज आगे, पाई बाई 2 आगे, तो दोनों का कंबाइंड होने के बाद टोटल वोल्टेज की बात हो पाए, तो टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बारे में यहां से सीधा पता लग रहा है हमें कि ये 53 डिग्री एंगल आगे है, कौन, वोल्टेज, टोटल वोल्टेज, नेट वोल्टेज सर्किट का नेट करंट से इतना एंगल आगे है। यहां पर करंट का इक्वेशन पता लग गया, सॉरी वोल्टेज का इक्वेशन हमारे पास है 120 साइन 100 पाई टी। अच्छा, ये पीक वोल्टेज कितना है इसमें, आरएमएस वोल्टेज कितना है, पीक करंट कितना होगी, पीक करंट कितना होगी, कैसे पता करेंगे, वी नॉट अपॉन जेड, पीक करंट पूछा मैंने, पीक करंट फाइंड करने को बोला, किससे फाइंड करेंगे, वी नॉट अपॉन जेड, यानी कि आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड होगा, अरे होगा नहीं होगा, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड, वी नॉट 120, जेड कितना था 5, डिवाइड किया कितना आ गया 24। अब आपको बताना है, अच्छा कौन को बता सकते हैं, बस वो उनको हाथ उठाना है केवल। मैंने पूछा कि अगर वोल्टेज ये है तो इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का इक्वेशन क्या बनेगा, तो बस हाथ उठा दीजिए जिनको पता लग गया कि हाँ ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं अपन। अरे आंसर नहीं पूछ रहा, मैं अभी पूछूंगा, आंसर ही पूछूंगा अभी। तो इक्वेशन पता लग रहा है कि इक्वेशन क्या बनेगी करंट की इक्वेशन, तो पता लग गया, तो चलो बोलिए इक्वेशन, आई इक्वल टू 24 साइन 100 पाई टी 100 पाई टी प्लस 53 माइनस 53, क्यों, वोल्टेज आगे है करंट पीछे है, इसलिए ऐसा किया जाएगा। तो करंट पीछे होने की वजह से इतना एंगल पीछे करंट है, तो करंट की इक्वेशन बनेगी आई इक्वल टू 24 साइन 100 पाई टी माइनस 53 डिग्री। सबको आगे बात में, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर आते हैं। सर्किट में एसी मीटर कनेक्ट किया हुआ है, रीडिंग ऑफ एसी मीटर हमें फाइंड करना है। कितना आएगा 10। रीडिंग ऑफ एसी मीटर का मीनिंग क्या फाइंड करना है, कौन सी वैल्यू, आरएमएस या पीक, कंफर्म, क्योंकि एसी मीटर आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। मतलब जब क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं लिखा, आप आरएमएस वैल्यू फाइंड कीजिए, मतलब ये काम भी आप पे छोड़ देगा, आप खुद ही सोच के पता लगाइए कि कौन सी वैल्यू को रीड करेगा। ये पता होना चाहिए मैं कि एसी मीटर आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। वी आर एम एस अपॉन जेड, वी आर एम एस कितना है यहां पर 130 जो दिया है वो आरएमएस वैल्यू ही है, ये आरएमएस वैल्यू 130। जेड की अगर बात की जाए तो अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 130 अपॉन 13 कह सकते हैं क्या, तो ये आ गया है 10 एम्पियर।
तो अलग अलग सर्किट्स की बात हम करते जा रहे हैं। ये था आर एल, वह है आर सी, वह है एल सी वाला। यस, कितना आया इसमें? 50 आ गया। देखिए यहां पर क्या करना है हमें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का आर तो है ही नहीं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। यहां तक पहुंचे हम आर वाला पार्ट हटाने से। दोनों तरफ रूट किया जाएगा तो v इक्वल टू प्लस माइनस वी एल माइनस वी सी। लेकिन हमें पहले बता दिया कि वी एल बड़ा है, यही हमें लेना है, तो v इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी ही हम लिखेंगे। v इक्वल टू वी एल माइनस वी सी को ही लिखा जाएगा। अब जैसे ये लिखेंगे वी एल माइनस वी सी, तो इससे वी एल फाइंड हो जाएगा। तो वी एल इज इक्वल टू वी प्लस वी सी। वी कितना है 30, वी सी कितना है 20, तो वी एल का वैल्यू आ गया है 50 वोल्ट। क्वेश्चन का आंसर तो आ गया है 50 वोल्ट, लेकिन कुछ बात और करते हैं इस पर। आंसर तो यही आएगा 50 वोल्ट ही। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहां से कि क्या सीरीज एलसीआर ऐसी सर्किट में ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक एलिमेंट पर वोल्टेज का वैल्यू सप्लाई वोल्ट से भी ज्यादा हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? ये हो रहा ना पॉसिबल, उसी के लिए ऐसा क्वेश्चन किया आपने, ये दिख रहा क्लियर हमें। लेकिन वास्तव में ऐसा पॉसिबल तभी हो पाएगा जब एल एंड सी दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि दोनों अपोजिट फेज में होते हैं। जैसे ये सप्लाई वोल्टेज 30 वोल्ट हमने लगा रखा है, तो 30 वोल्ट यहां पर है, तो इन दोनों का नेट 30 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो ये दोनों अपोजिट फेज में होते हैं, तो इसका अगर 50 है, इसका 20 है, तो 50 माइनस 20 से 30 वापस आ रहा है। मतलब कंसेप्चुअली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है। बट ये तभी होगा जब दोनों प्रेजेंट हो। ओनली आर एल है या ओनली आर सी है, तब ऐसा नहीं हो पाएगा। आर एल सी तीनों तब भी कोई दिक्कत, तब भी ये पॉसिबल है कि एक एलिमेंट पर वैल्यू सप्लाई से ज्यादा हो जाए। तो पहली बात तो उस क्वेश्चन का आंसर, कि क्वेश्चन पूछा क्या किसी एक एलिमेंट पर ऐसा पॉसिबल है कि सप्लाई वोल्ट ज्यादा? यस पॉसिबल है। कोई कंडीशन देखें तो दोनों प्रेजेंट होना चाहिए एल एंड सी, तब ये पॉसिबल हो जाएगा। जेड आई फाई हमें फाइंड करना है। जेड कितना आया? 10 आया। रेजिस्टेंस दो जगह है, दोनों सीरीज या पैरेलल? सीरीज में ही है, तो सीरीज में कंसिडर करना, सीरीज में हमें ऐड करना आता है। 4 + 2 6 हो जाएगा। तो इससे एक बात और सीखने को मिल रही है, जैसे इंडक्टर भी दे सकता है बाई चांस, एल का अलग अलग वैल्यू दे दिया जाए, तो उस तरह से L1 + L2 वाला कंसेप्ट लगा देंगे। हालांकि तो नहीं दिया जाता है, रेजिस्टेंस सोल्व करना सिंपल होता है तो रेजिस्टेंस ही दिया जाता है, बाई चांस देगा तो। अदरवाइज एक एक एलिमेंट ही वो देता है, पर मीनिंग वही है कि हमें उसको सोल्व करना होगा नेट जेड को फाइंड करने के लिए। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, टोटल ये हो गया 6, ये हो गया फिर 5 माइनस 13 का स्क्वायर, फिर रूट हो गया। तो जेड इक्वल टू आ गया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट। -8 या 8 लिखो, एक ही बात, स्क्वायर कर रहे हैं ना अपन, क्योंकि तो ये हो जाएगा 10 ओम के इक्वल। तो जेड 10 ओम आ गया इसमें। अब आई की बात कर रहे हैं, आई मीन्स यहां पर आर एम एस, तो वी आर एम एस बाई जेड। वी आर एम एस कितना? 100 बाई √2। जेड कितना? 10 है,
तो 10/√2 एम्पियर ये आ गया है जेड, सॉरी आई आ गया, आरएमएस वैल्यू आ गया। 10 फाई एक्सएल माइनस एक्सई अपॉन आर, ये 5 माइनस 13/6 माइनस 8/3। ये माइनस क्या बता रहा है? एक्सी बड़ा, ठीक है, एक्सी बड़ा मतलब होता है, इसमें किसका रोल ज्यादा होता है? आई का रोल ज्यादा, मतलब आई आगे है, इस बात को बता रहा है। मतलब इसी बात को यूं ये एंगल तो कितना आ जाएगा, ये सॉरी ये आ गया -4/3, यानी कि फाइव इज इक्वल टू एग्जैक्ट के तो -53 डिग्री आ गया है। या तो ऐसा लिख दें, या फिर इसी बात को यूं कह सकते हैं हम कि यहाँ करंट लीड कर रहा है 53 डिग्री से। कितना डिग्री से? 53 डिग्री से। आई लीड्स वी बाई 53 डिग्री कह दो, या फाइव इक्वल टू -53 डिग्री कर दें, एक ही बात। अब यहां पर वापस वैसी बातें कर सकते हैं हम इस तरह की पहले बातें की थी कि सर्किट में जो भी हमने डिस्कस किया है, ये वाला सीरीज आरएलसी सीरीज सर्किट यहां पर है। कौन आगे, आप बताइए जरा, कौन आगे इस सर्किट में? हाँ, इसमें करंट आगे कि सही बात है कि सर्किट में कौन आगे? कितना एंगल आगे है? 53 डिग्री आगे है। लेकिन ओनली इस कैपेसिटर के बारे में पूछा जाए तो कौन आगे है? तब भी करंट है, कितना एंगल? 5/2। इस इंडक्टर में वोल्टेज आगे, कितना एंगल? 90 डिग्री। यहाँ कौन आगे? सेम फेज में, यहाँ भी सेम फेज में। देखिए ये जो फाइंड किया हमने ओवरऑल पूरे सर्किट के लिए फाइंड किया कि टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट के बीच में ये फेज डिफरेंस हमें मिला है। और जब पूरा सर्किट बन गया तो टोटल ही हमारे काम आता है। पर क्वेश्चन बनाने वाला तो पूछ सकता है, ऐसे छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, यहीं पर वापस बात करें कि पीक वोल्टेज कितना है इसमें? पीक वोल्टेज कितना है? 100। पीक करंट यानी कि आई नोट कितना होगा? 10 आएगी, कंफर्म। अब आपको कुछ सेकंड दिए जाएंगे, 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसमें अब जब कहें तभी बताना आंसर, पहले से बोलना शुरू नहीं कर देना। इसमें करंट का इक्वेशन पूछा जाएगा। किसका? करंट का इक्वेशन। सोच लीजिए एक बार, किसका पूछा मैंने? करंट का इक्वेशन। तो ये सब बताएं। आई इक्वल टू ओमेगा टी प्लस या माइनस? पक्का? यहाँ तो माइनस दिख रहा है, क्योंकि इसकी रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं हम, तो इससे एंगल ज्यादा लिखना पड़ेगा वहां पर। आई इक्वल टू 10 sin 100 πt प्लस 53 डिग्री। सबको आगे बात समझ में? करंट का इक्वेशन अगर बनाना है तो ऐसे बनाया जाएगा करंट का इक्वेशन। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। वाट वैल्यू ऑफ एक्सी ठंडा लग रहा है? किधर वाला? अभी देखते हैं। वाट वैल्यू, अभी हीट प्रोड्यूस होगी यहाँ पर अभी बल्ब में। वाट वैल्यू ऑफ एक्सी शुड बी कनेक्टेड in series of a bulb 50 watt 100 volt watt value of xc should be connected in series of a bulb 50 watt comma 100 volt so bulb can glow with 200 volt 50 hertz AC।
इसका कितना, इसका चेक करना। 28 नहीं करना, पीछे ठीक है, बढ़ाना है थोड़ा सा। देखो चेक करो कितना आ रहा है। 27 की जगह 26 तो कर दो। चलो 27 कर दो। अब इतने सबका टेम्परेचर जब बढ़ गया है तो वो सब इधर बैलेंस हो जाएगा। फिर अगर सारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर क्लास से बाहर भागना पड़ेगा। तो बात कर रहे थे अपन, what value of xc should be connected in series of a bulb। ये यहां पर जो डेटा दिया हुआ बल्ब के लिए रेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया हुआ है, 50 वाट दिया हुआ है इसकी पावर। यानी कि अगर इस बल्ब को 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो बल्ब पूरी एफिशिएंसी से काम करेगा, 50 वाट पे ग्लो करेगा, मतलब 50 वाट पावर देगा ये बल्ब। अगर इसको 100 वोल्ट से कम सप्लाई से जोड़ा है तो 50 पे ग्लो नहीं करेगा, 50 से कम देगा। 100 से ज्यादा इसको मिल गया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इन जनरल हम मान के चलते हैं कोई बल्ब ग्लो कर रहा है तो उसको जितना रिक्वायरमेंट उतना वोल्टेज मिल रहा है इन जनरल। लेकिन यहां सप्लाई वोल्टेज क्या है, 200 है। अगर डायरेक्ट बल्ब को इससे जोड़ दिया जाएगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसलिए इस बल्ब के सीरीज में कुछ ना कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ तो हम सोच रहे हैं, क्वेश्चन ने तो पहले बता दिया कि एक कैपेसिटर आपको जोड़ना है। मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये बल्ब है और बल्ब मेनली हम रेजिस्टेंस की तरह उसको कंसिडर करते हैं, और यहां पर क्या जोड़ना है, कैपेसिटर, और ये सप्लाई वोल्टेज है। सिचुएशन ये है, तो यहां जो 200 वोल्ट दिया जाना है, फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज है, वो इस पर और इस पर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पर 100 वोल्ट रहना चाहिए, बाकी इस पर जाएगा। तो यहां फिलहाल क्वेश्चन ने हमसे एक्ससी के बारे में पूछा है, वो एक्सएल भी हो सकता है, यहाँ आर भी हो सकता है एक और, तीनों तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। हम एक को सोल्व कर रहे हैं, सबको सोल्व करने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ये आर है, यहाँ पर सी है, तो एक्स सी की फॉर्म में कह सकते हैं अपन। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सप्लाई वोल्टेज जो दे रखा है ना, तो यहाँ का वोल्टेज अगर वी आर है, यहाँ का वीसी है, तो हम कह सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर। क्या वी हमें गिवन है, वी आर कितना रहेगा, वी आर मतलब बल्ब के लिए कितना, मैक्सिमम 100 ही हो सकता है। इससे क्या वीसी मिल जाएगा, वीसी के लिए मतलब जब वीसी मिल जाएगा तो वीसी का लिए अगर हम रिलेशन लिखें वोल्टेज करंट में तो क्या होगा, आई इंटू एक्स सी, वीसी इक्वल टू सॉरी हाँ वीसी इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू एक्स सी हो जाएगा। तो एक्स सी यहां से फाइंड हो जाएगा ना, फिर तो हमें एक्स सी तो फाइंड करना है, तो पहले वीसी फाइंड कर लेते हैं अपन। आई कहां से आएगा, आई बल्ब से आ जाएगा, क्योंकि 50 वाट इसकी पावर दे रखी है और 100 वोल्ट पे ये काम करता है, इससे करंट मिल जाएगी हमें। कैसे अभी बात करते हैं, पहले इस वीसी को निकाल लेते हैं, किसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आ रहा है ये चेक कर लिया जाए। तो यहां पर वीसी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। सॉल्व किया जाए क्या होगा, कितना आया वीसी, सोल्व किया था नहीं किया, 100√3। देखिए वी स्क्वायर की जब बात कर रहे हैं यहां पर अपन, तो ये हो गया है 200 का स्क्वायर, वी आर की बात करें तो 100 का स्क्वायर, ये वी सी स्क्वायर होगा। तो 100 स्क्वायर बाहर आ गया, 4 - 1, ये वी सी स्क्वायर है, तो वी सी कितना हो जाएगा, 100√3 वोल्ट। ये आ गया वीसी का वैल्यू। अब जब वीसी पता लग गया है तो अब आई की जरूरत हमें है। इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट, मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो सकती है बल्ब से डिसाइड होगी, कि बल्ब का जो इंफॉर्मेशन है वहां से हम जानते हैं फॉर बल्ब P इज इक्वल टू वी आई। बल्ब के लिए पावर का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, एक सिंपल वे में लिख दिया मैंने, से डीसी में लिखते हैं ना वैसे लिख दिया। लेकिन कुछ के मन में आएगा सर ये तो एसी है ना, तो एसी के लिए एसी का फॉर्मूला काम आएगा, बात तो सही है, ये एसी का फॉर्मूला भी एक तरह से।
अभी हालांकि पावर हमने नहीं पढ़ा हुआ है, तो जब आगे पावर स्टडी करेंगे तो एवरेज पावर की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? एवरेज पावर। एसी सर्किट में इन जनरल एवरेज पावर की बात होती है। और यहां जो बल्ब के लिए जो पावर रेटिंग दिया ना, ये एवरेज पावर ही होती है। रेटिंग वोल्टेज एंड करंट जो दिया जाता है वो तो आरएमएस होता है, और पावर जो रेटिंग दी जाती है वो एवरेज होती है। ये रेटिंग पावर दिया हुआ इस बल्ब का 50 वाट, तो ये कौन सी पावर है? एवरेज पावर। और एवरेज पावर का फॉर्मूला आगे हम पढ़ेंगे, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। लेकिन ओनली जब बल्ब के लिए बात ये कर रहे हैं हम, तो कॉस फाइव वहां पर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो कॉस फाइव 1 होने के बाद P इक्वल टू एवरेज पावर इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस, यही बचता है। कॉस का तो वैल्यू 1 हो जाता है। तो ओनली रेजिस्टेंस होने पर P इक्वल टू वी इंटू आई लिख दिया जाएगा। तो ये भी आरएमएस वैल्यू है, ये भी आरएमएस वैल्यू। इस पावर का फॉर्मूले को काम में लेने से हमें करंट का आरएमएस वैल्यू मिलेगा, मतलब करंट मिलेगी। तो सब जगह वैसे आरएमएस वैल्यू चल रहा है, जो भी चल रहा है वो अलग से बार बार लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ। तो यहां से करंट मिलेगा हमें आई इज इक्वल टू क्या? P अपॉन वी। P कितना है? 50। V कितना? 100। 1/2 एम्पियर। ये करंट मिल गई हमें, यानी कि मैक्सिमम इतना करंट फ्लो हो सकता है इस बल्ब वाले सर्किट में। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर रही मान के चलते हैं अपन। अब करंट पता लगी गई है, तो VC इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी। हमें क्या चाहिए? एक्स सी फाइंड करना है। तो VC अपॉन आई। VC कितना था? 100√3। आई कितना? 1/2, तो 200√3। ये क्या आ गया? एक्स सी। ओम में आएगा ना? तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको अपन। कुछ यूं कहते हैं सर, हम पहले जेड फाइंड कर लें इसका। जेड फाइंड कर सकते हैं किसका? जेड फाइंड कर सकते हैं क्या? कौन कौन मानते फाइंड कर सकते हैं? कैसे फाइंड करें बताओ चलो। P इक्वल टू वी आई से पहले आई आ गया, फिर अच्छा इसका पहले आर निकालेंगे, फिर एक्स सी तो है ही नहीं हमारे पास। नहीं, ये तो एक्स सी तो अब निकाला है, शुरुआत की बात कर रहे अपन। हाँ, इधर कौन बता रहा था? जेड कैसे फाइंड करेंगे? जेड कैसे फाइंड करेंगे बताओ? V इक्वल टू आई इंटू जेड। इससे कैसे फाइंड करेंगे? V इक्वल आई जेड से जेड कैसे? V अपॉन आई। आई कहां से लाएंगे? आई तो बल्ब से आ जाएगी। आई तो बल्ब से, और सप्लाई वोल्टेज जो है, क्योंकि जो बल्ब वाली आई है ना वो पूरे सर्किट में है। वो जो करंट यहां होगी वही यहां हो, क्योंकि यक लूप यक करंट, एक लूप में करंट एक ही रहेगी। तो जो करंट यहां वो सब जगह, और सप्लाई वोल्टेज पता ही जेड आ जाएगा। और जेड आने के बाद फिर हम इक्वेशन लगा सकते हैं, जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैसा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जो भी सुटेबल लगे, जो अप्रोच माइंड में आ जाए उस टाइम पर, वैसे कर सकते हैं। ये तो क्या दिया था हमें कि बल्ब के साथ सीरीज में क्या कनेक्ट किया जाए, मतलब कितना एक्सी लगाएं कि ये बल्ब ग्लो कर जाए। क्वेश्चन यूं पूछ सकता हमसे कि बल्ब के साथ सीरीज में कितना इंडक्टर लगाया जाए, कितना इंडक्टेंस एक्सएल लगाया जाए, तब भी प्रोसेस ही रहेगा। आ रही बात समझ में? नहीं समझ पाए? आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आ रही? आ गई? तो अगर इंडक्टर की बात करें एक्सएल, अच्छा बताओ इंडक्टर का जोड़ेंगे तो वोल्टेज कितना आएगा इंडक्टर पर? इंडक्टर पर वोल्टेज VL फाइंड करेंगे, VL फाइंड यही आएगा, क्योंकि ये R रहेगा और यहाँ VL रहेगा। तो इक्वेशन कुछ बस VL हो जाएगा, यहाँ पर यही बनेगा, करना होगा। अच्छा, यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ने के बारे में बोल दे तो ये R है, बल्ब है, एक और रेजिस्टेंस जोड़ने की बोल दे कि इसको नहीं जोड़ना, मतलब कैपेसिटर को नहीं जोड़ना है, ओनली रेजिस्टेंस जोड़ने की बात कर ले, तो इक्वेशन में कोई चेंज आएगा क्या? मतलब एक रेजिस्टेंस R1, एक को R2 बोलते हैं सपोज, एक को R1 एक को R2 बोलते हैं, फिर V क्या हो जाएगा? V अक्रॉस R1 प्लस V अक्रॉस R, डायरेक्ट प्लस आएगा, वहां पर कोई स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें फेज डिफरेंस नहीं होता वोल्टेज में। यहां पर ये स्क्वायर क्यों? क्योंकि इनके वोल्टेज में फेज डिफरेंस है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है और कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज सेम फेज में नहीं है, क्योंकि एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम में नहीं है, 90 डिग्री फेज डिफरेंस होता है, इसलिए नेट वोल्टेज ही आ रहा है। रेजिस्टेंस, यहां भी रेजिस्टेंस, यहां भी रेजिस्टेंस, तो उनका वोल्टेज सेम फेज में रहेगा,
उनके करंट भी सेम फेज में ही है, तो सेम फेज में होने से V इक्वल टू VR1 प्लस VR2, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं आएगा, तो उससे सॉल्व करने से जो निकलेगा फिर वो फाइंड कर सकते हैं अपन। आगे बात समझ में। और वैसे देखा जाए तो ये 100 वोल्ट है ना, तो एक और रेजिस्टेंस उस पर 100 वोल्ट ही आएगा, इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो इतना रेजिस्टेंस में लेना पड़ेगा कि 100 यहाँ पर 100 उस पर, क्योंकि 100 इसने लिया है, क्योंकि स्क्वायर वाली दिक्कत तो उसमें रहेगी नहीं, डायरेक्टली हम उस पर 100 वोल्ट फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के जो मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिए ना, वो सोल्ड एग्जाम्पल की फॉर्म में आपके मॉड्यूल में गिवन है, तो आपको उनको भी देखना समझना ट्राई करना। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। RL सीरीज सर्किट है, सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है, और करंट इन सर्किट 1 एम्पियर है, वोल्टेज लीड्स करंट बाय π/3, फाइंड XL एंड R। हो गए? कितनों ने कर लिया पहला फर्स्ट क्वेश्चन? फाइव एंड 5√3। देखिए यहां पर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, करंट इन सर्किट 1 एम्पीयर दिया हुआ है, मतलब टोटल करंट हमें दिया हुआ है, और ये टोटल सप्लाई वोल्टेज भी दिया हुआ है। ये कौन सा वैल्यू, आरएमएस या पीक? ये करंट कौन सा है? आरएमएस है। इससे क्या फाइंड कर सकते हैं? जेड फाइंड कर सकते हैं। तो जेड इक्वल टू V/I, 10/1,
कितना आ गया 10। कितना इजी था सॉल्व करना। सॉल्व करना तो इजी था, लेकिन थिंक करना थोड़ा सा बस कि इसको कैसे आगे करेंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद? फिर 10 5 से क्या हो जाएगा? क्या करेंगे अब? हमें एक्सेल एंड आर फाइंड करना है। नेक्स्ट आप बताइए। इसके बाद क्या करेंगे आप बताइए। नहीं बताएंगे? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूँ ना। जेड, क्योंकि हमने लास्ट टाइम में बात की थी कि जेड को दो और आते ही भी आज बात की थी ना कि जेड को दो कंपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। एक तो आर वाला कंपोनेंट, एक्स वाला कंपोनेंट। तो यहां पर एक्स और आर ही तो फाइंड करना है। तो जेड जब पता लग गया दो कंपोनेंट की फॉर्म में आ जाएगा, जेड कोस फाई एंड जेड साइन फाई। तो यही काम यहां करना है हमें कि जो आर है वो कितना होता है, जेड कॉस फाई। तो जेड कितना 10, कॉस फाई कितना हो गया, कॉस 60 है ये एक तरह से। तो कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो ये आ गया 5 ओम। और x इक्वल टू जेड साइन फाई। तो ये कितना हो जाएगा 10 sin 60। ये कितना होता है 10 × √3/2, 5√3 ओम। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिला के सभी रिलेशंस आपस में लिंक है। दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, अगर दूसरे ढंग से आ रहा है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें डायरेक्ट जेड मिल रहा है, जेड के दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्स वाला पार्ट और एक आर वाला पार्ट। तो यहां पर एक्स, टोटल एक्स यही है जो है, क्योंकि एक्स ही तो है ही नहीं। तो आर का वैल्यू मतलब जो एक्सएल है वही एक्स के बराबर ही है। कितना आ रहा है 1 आ रहा है सेकंड वाले में। कुल मिला के क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उनको प्रॉपर थिंक करना होता है हमें, कौन सा रिलेशन सुटेबल हो सकता है यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग, वो हमें काम में लेना होता है। अदरवाइज वो, अगर रिलेशन माइंड में क्लिक नहीं हो रहा तो फिर नहीं हो पाएगा सोल्व। तो जो रिलेशन लास्ट टाइम पे लिखे थे अपन ने वो याद होने चाहिए पूरे समझ के साथ कि कैसे बनाया जाए। उनको बनाया था अपन ने फेजर डायग्राम की हेल्प से बनाया था। तो भूल भी जाए तो भी फटाफट बना लेंगे। कितनों ने सॉल्व कर लिया सेकंड वाला क्वेश्चन? क्या लगाया 10 5। 5 पता लग रहा है क्या? इजीली पता लग रहा है। दोनों के बीच एंगल पता लग रहा है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस से पता है तो यहाँ पर 10 5 लगा दो सीधा सीधा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू पाई/4 है। यहाँ कौन आगे, वोल्टेज या करंट? वोल्टेज ही आगे, देखते पता लग रहा है। इसका एंगल ज्यादा, इसका एंगल कम, और होना भी चाहिए ना, क्योंकि आर एल ही तो है, सी तो है ही नहीं, तो करंट तो आगे होगा नहीं, वोल्टेज ही आगे रहेगा। अब 10 फाई = XL/R डायरेक्टली कह सकते हैं हम। एक्स ही है ही नहीं तो XL/R रहेगा। तो ये 10 45 XL L ओमेगा/R, ये हो गया 1। L ओमेगा कितना है 314, R भी 314, यानी कि L = 1 हेनरी। ऐसे होगा।
आर है, एल है एंड सी है, तीनों सीरीज में है। एसी सोर्स से कनेक्ट किया जाना है इनको। रेजोनेंस कंडीशन की बात हम समझने वाले हैं, क्योंकि आरएलसी सीरीज एसी सर्किट की एक खास प्रॉपर्टी, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेजोनेंस कंडीशन का आना। रेजोनेंस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके बराबरी फ्रीक्वेंसी जो अप्लाई कर दी जाती है तब आउटपुट अच्छा आता है। आपका बेच की कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी, उसके जैसा ही फ्रीक्वेंसी वाला फील्ड हम नॉलेज वाला जब अप्लाई करते हैं तभी आउटपुट अच्छा आता है, तभी तो अच्छा आउटपुट आता है ना। आपके बेस की फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग ही हमें नॉलेज वाला फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ अच्छा आउटपुट आना नहीं आना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे पर डिपेंड करेगा, लेकिन हम वैसा ही फील्ड अप्लाई करें जैसा आपकी फ्रीक्वेंसी है। हम मन मर्जी से आके बस कुछ भी बस पढ़ाना शुरू कर दे अपने साथ, जो जो हमें आता सब बताते जाए, कुछ भी लिख दिया, तो क्या उससे गेन होगा अच्छा खासा? नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही सबकी, हर सिस्टम की कोई ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जब उस पर अप्लाई करते हैं अपन, तो तब आउटपुट अच्छा आएगा। तो यहाँ क्या बात हो रही है, आर है, एल है, सी है, सीरीज ऐसी सर्किट है। तो जब फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, अब फ्रीक्वेंसी से बात हम करें तो यहाँ किसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं? सप्लाई वोल्टेज की। किसकी फ्रीक्वेंसी? सप्लाई, क्योंकि आर एल सी सीरीज सर्किट है ना, आर है, एल है एंड सी है, सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, सपोज ये है। सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाए, अभी तो फिलहाल कोई पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी सपोज है, फ्रीक्वेंसी को चेंज। अब चेंज की जब बात है, कुछ के मन में ही सवाल आता है, सर चेंज क्यों करेंगे अपन, कि जो घरों में काम में हम लेते हैं तो वो तो फिक्स फ्रीक्वेंसी है, कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। वास्तव में अलग अलग टाइप के ऐसे सर्किट्स होते हैं जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम भी करते हैं, और उनका डिटेल इतना सिलेबस में नहीं है। एक सर्किट की हम बात करेंगे जो ट्यूनिंग सर्किट होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज की बात वहां पर आती है, तो उसकी डिस्कस हमें करना भी है। और ऐसे कई सारे सर्किट हो सकते हैं जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो हमें क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हुए इसका जो सर्किट में एक्सएल एक्सी वगैरह है उनमें क्या चेंज आता है उसको स्टडी करना है। एक्सएल का फॉर्मूला क्या था? एक्सएल एल ओमेगा, और एक्सी का 1/c ओमेगा, यानी कि दोनों ही फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एक्सएल बढ़ता है घटता है, और एक्सी घटता है, ये बात हम जानते हैं। तो हम सपोज सप्लाई वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी को 0 से बढ़ा रहे हैं, शुरुआत कहां से कर रहे हैं? 0 से। तो 0 से फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बात की जाएगी तो एक्सएल का वैल्यू तो बढ़ेगा और एक्सी का वैल्यू घटेगा। सपोज एक्सएल 0 है और एक्सी इनफाइनाइट स्टार्टिंग में, यही होगा। स्टार्टिंग मतलब 0 फ्रीक्वेंसी पर एक्सी इनफाइनाइट है और एक्सएल 0 है, तो जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एक्सएल का वैल्यू बढ़ेगा, एक्सी का वैल्यू घटेगा। एक्सएल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं तो एक्सएल बढ़ता जाएगा, एक्सएल बढ़ते बढ़ते एक्सी घटते घटते, एक्सएल बढ़ते बढ़ते एक्सी घटते, एक्सएल बढ़ते बढ़ते एक्सी घटते। बोलो एक्सएल एक्सी, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कौन कौन? एक्सएल एंड एक्सी। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर दोनों बराबर हो गए, एक्सएल एंड एक्सी, वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और सर्किट की कंडीशन कहलाती है रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस में एक्सएल एंड एक्सी दोनों बराबर होते हैं, सबसे खास बात यही है। बाकी बातें और भी होंगी, क्योंकि अभी तो हम सीरीज की बात कर रहे हैं, आरएलसी सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं। ये पैरेलल भी होता है, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है अपने। तो पैरेलल हो चाहे सीरीज हो, रेजोनेंस के लिए एक्सएल इक्वल टू एक्सी होना जरूरी है। उसके बाद, क्योंकि जब सीरीज की बात करेंगे तो करंट मैक्सिमम हो जाती है, पैरेलल की बात करते हैं करंट वहां मिनिमम हो जाती है। इसलिए ऐसा नहीं कि रेजोनेंस से है अगर तो करंट मैक्सिमम ही आएगी, हाँ सीरीज वाले में मैक्सिमम आएगी। तो फिलहाल हम बात करें कि रेजोनेंस कंडीशन सर्किट में जब आती है तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी होना तो पक्का है ही। लिखिए लाइन इसमें, इन सीरीज आरएलसी एसी सर्किट, इन सीरीज आरएलसी एसी सर्किट, in series RLC AC circuit, when frequency of supply voltage change, when frequency of supply voltage change
then XL and XC also change. Then XL and XC also change. At certain frequency, XL becomes equal to XC. XL becomes equal to XC. This frequency is known as resonance frequency, and that condition of circuit is known as resonance condition. तो सबसे पहले हम रेजोनेंस से जो फ्रीक्वेंसी वो क्या है उसके बारे में जरा बात करते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की जाएगी, वो क्या होती है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को जब हमें समझना है तो कंडीशन क्या है यहां पर, XL इक्वल टू XC है। XL इक्वल टू XC। XL क्या हो गया? L ओमेगा, XC 1/C ओमेगा। ओमेगा R लिख दूं मैं क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन की बात चली। R फॉर रेजोनेंस। ओमेगा R स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ओमेगा R इज इक्वल टू 1/√LC। यूं भी कह सकता हूं मैं 2 पाई FR इज इक्वल टू 1/√LC। FR इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। L एंड C पर डिपेंड कर रहा है। L क्या है? सर्किट का इंडक्टेंस है। C क्या? सर्किट का कैपेसिटेंस है। इस पर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। जैसा कि थोड़ी देर पहले बोल रहे थे हम कि किसी सर्किट के लिए जो उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी वो खुद पे डिपेंड करेगी। तो यहां पर L एंड C की जो वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस कंडीशन में क्या क्या होगा उस बारे में बात करें। सबसे पहली बात तो XL इक्वल टू XC, मतलब इस इंफॉर्मेशन से हम ये पता लगा पाएंगे कि हमें एक सर्किट गिवन है कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस कंडीशन में आएगा, ये पता लगा पाएंगे। L का वैल्यू दिया गया है, C का वैल्यू दिया गया है, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सपोज 100 हर्ट्ज वैल्यू आया। कितना वैल्यू है? 100 हर्ट्ज। तो 100 हर्ट्ज उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सर्किट की। तो उतना फ्रीक्वेंसी से जब हम सप्लाई वोल्टेज देंगे तो रेजोनेंस कंडीशन में आ जाएगा। और रेजोनेंस कंडीशन आने से क्या क्या हो सकता है, रेजोनेंस पे क्या होता है, ये सब बातें हम करने वाले हैं। एट रेजोनेंस XL इक्वल टू XC होता है। तो रेजोनेंस कंडीशन में टोटल X कितना होगा? रेजोनेंस कंडीशन में टोटल X, रेजोनेंस कंडीशन में टोटल X। तो कौन कौन जीरो मानते हैं? जीरो जो मानते हैं, जीरो जीरो होना चाहिए। चलो जीरो लिख दिया मैंने। जीरो क्यों हो गए? क्योंकि टोटल X XL माइनस XC होता है। यहां लिख दिया जाए X इज इक्वल टू XL माइनस XC। XL माइनस XC होता है इसलिए टोटल X का वैल्यू जीरो आ गया। टोटल X का जीरो वैल्यू कैसे आएगा फिर भी? क्योंकि XL XC की वैल्यू क्या है? बराबर है। तो जितना XL है उतना XC है, इसमें से इसको माइनस करने से जीरो आ जाता है। सही बात है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। X का वैल्यू जीरो आ गया है। फाई कितना हो जाएगा? फाई कितना होगा? फाई कौन होता है? कौन होता है? फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। V एंड I के बीच में फेज डिफरेंस है। तो कितना है? जीरो है। इसको भी कह सकता हूं मैं V एंड I
इन सेम फेज। तो ये फाइव जीरो होने की वजह समझ गया ना सब, टेन फाइव से आ गए एक्स एल माइनस एक्स ई अपॉन आर, तो टोटल एक्स ही जीरो है, तो टेन फाइव का वैल्यू जीरो हो गया, तो फाइव जीरो हो जाएगा। वी एल इज इक्वल टू वी सी, ये लिख दिया मैंने, तो वी एल इक्वल टू वी सी कैसे लिखा होगा, वी एल इक्वल टू वी सी? आप बताइए लास्ट, इधर इस लाइन में लास्ट बताएंगे, इस लाइन में लास्ट वी एल इक्वल टू वी सी कैसे लिखा, क्या सोच के लिख दिया मैंने? चलो आप ही सोच लीजिए, मैंने जो सोचा सोच लिया। आप क्या सोच के बता सकते हैं कि ये वी एल इक्वल टू वी सी होगा, कैसे कह सकते हैं इसको? कुछ भी थोड़ा बहुत हिंट बता दीजिए, मैं इससे काम चला लूंगा। वी एल इक्वल टू वी सी कैसे लिखा मैंने? थोड़ा सा हिंट दे दीजिए जिसमें मेरा काम बन जाए, कहाँ आगे बढ़ जाऊंगा फिर मैं इसमें। फाइव, फाइव बोला आपने, इधर आपके आई, आगे बोलो आई, आई जीरो है, फाइव जीरो है, आई सेम है, थोड़ा और बोलो आगे एक दो। आई सेम वाली बात तो खैर मैच तो कर ही रही कुछ कुछ तो, लेकिन थोड़ा अभी बात क्लियर नहीं हो पाई है अभी। क्या कहेंगे यहाँ पर? आई एक्स एल आई एक्स सी, आई सेम होने से कैंसिल हो, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, तो वी एल इक्वल टू वी सी हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो वी एल इक्वल टू वी सी है, वी एल सी इज इक्वल टू, वीएलसी का मीनिंग क्या हुआ आप बताएंगे इधर, वीएलसी का मतलब क्या, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर हम? मीनिंग बताना है, वैल्यू नहीं बताना, मीनिंग। वीएलसी मतलब वोल्टेज अक्रॉस, किसके अक्रॉस? एल एंड सी के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना आएगा? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि वी एल सी वास्तव में वी एल माइनस वीसी होता है। जो वी एस, ये माइनस क्यों लगा दिया आप बताएंगे जरा, वी एल माइनस वीसी क्यों लगा दिया? प्लस नहीं लगा सकते थे क्या, माइनस क्यों लगा दिया? वी एल माइनस वीसी क्यों लिखा? डिफरेंस होता है, अपोजिट फेज में होते हैं। कौन कौन? वीएल एंड वीसी अपोजिट फेज में होते हैं हमेशा, इसलिए इनको ऐसे ही लिखा जाता है। तो वीएलसी का वैल्यू वीएल माइनस वीसी से मिलेगा, जो जीरो आ गया। यहां से भी टेन फाइव की बात कर सकते हैं, जीरो आएगा उससे भी। जेड कितना हो जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम? मिनिमम मैक्सिमम, क्योंकि जेड के दो पार्ट होते हैं ना, आर एंड एक्स, उनमें से एक्स वाला पार्ट तो जीरो ही हो गया, तो जो बचा है वो मिनिमम बचा है, तो जेड मिनिमम किसके बराबर? आर के। आई क्या होगा? मैक्सिमम, वी अपॉन जेड मिनिमम, यानी कि वी अपॉन आर। ये जो आई है ना, वास्तव में इसे हम आई रेजोनेंस भी कह सकते हैं, जो कि होगा वी अपॉन आर के इक्वल, वी अपॉन आर के इक्वल होगा ये।
ये तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की बात थी। किसकी बात थी? सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सर्किट में करंट का वैल्यू क्या हो गया? मैक्सिमम। जेड क्या हो गया? मिनिमम। अब सर्टेन फ्रीक्वेंसी की बात ना करके फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के साथ में जेड चेंज किस तरह से हो रहा है ये भी देखा जाएगा, यानी कि जेड का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ, जेड वर्सेस एफ हमें स्टडी करना है। जेड वर्सेस एफ ये लिखा मैंने ओनली। जेड से मतलब किसका इंपेडेंस? कौन सा सर्किट? एफ कौन है? किसका फ्रीक्वेंसी? सप्लाई वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी। जो सीरीज सर्किट हम काम में ले रहे हैं, आरएलसी सीरीज सर्किट, उसकी ही बात यहां कर रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के साथ में जेड में किस तरह चेंज आएगा ये हमें स्टडी करना है। ये एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की बात थी यहां पर, कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन आ जाती है और करंट मैक्सिमम, जेड वगैरह मिनिमम हो जाता है। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्स एल इज इक्वल टू क्या? एल ओमेगा। एल इंटू 2 पाई एफ होता है। एक्स इज इक्वल टू क्या? 1/c ओमेगा। सी इंटू 2 पाई एफ होता है। इफ एफ इक्वल टू 0, अगर एफ 0 है तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्सएल कितना है? 0 माइनस इनफाइनाइट। सही लिखा मैंने? ये 0 हो गया है, फ्रीक्वेंसी जब 0 हम ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए ये इनफाइनाइट हो गया है। तो फाइनली जेड कितना आ जाएगा? जेड इनफाइनाइट कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते एफ आर कर दी। एफ आर मीन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हमने कर दिया है। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू आर। तो ये जेड यहां पर मैक्सिमम मिनिमम है? मिनिमम है। इफ एफ टेंस टू इनफाइनाइट, अगर एफ इनफाइनाइट कर दिया हमने तो ये इनफाइनाइट हो गया है, ये 0 हो गया। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट माइनस 0 का स्क्वायर। इट मीन्स जेड इनफाइनाइट हो रहा है। तो देखने से पता लग रहा है शुरुआत में जेड काफी ज्यादा इनफाइनाइट है, उसके बाद जेड क्या हुआ? कम, और फिर वापस बढ़ गया। तो यहां कह सकते हैं व्हेन फ्रीक्वेंसी एफ इंक्रीजेस देन जेड फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो ओनली क्वेश्चन इतना भी पूछ सकता हमसे कि फ्रीक्वेंसी के साथ जेड का क्या हुआ? तो पहले घटता है फिर बढ़ जाता है। ग्राफ बनाया जाए इसका। ऑलमोस्ट ऐसा ग्राफ बनता है ये। एफ इज इक्वल टू एफ आर है, एफ इक्वल टू 0 है यहां पर। ग्राफ जब बना इस बात का ध्यान रखें, ग्राफ एग्जैक्ट यू शेप जैसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बना दें। एग्जैक्ट पैराबोला भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि स्ट्रेट लाइन यहां से ही बना दिया। वी शेप जैसा भी नहीं है। कैसा है? जो दिख रहा है वैसा है ये। क्या ये वी शेप दिख रहा है? क्या ये यू शेप दिख रहा है? क्या ये पैराबोला दिख रहा है? तो बस जो दिख रहा है वो बनाना आपको, जो नहीं दिख रहा वो नहीं बनाना है। जैसा हमने बनाया उसी ढंग से। अच्छा, थोड़ा और मीनिंग समझाएं इसका, कि फ्रीक्वेंसी जब 0 तब इनफाइनाइट पे दिख ही रहा है, जब फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होगी तब ये इनफाइनाइट पे पहुंचेगा। ये तो कह रहे हैं कुछ ऐसा करते हैं कि ये इनफाइनाइट से आता होगा, फिर इसको ऐसे बना देते हैं ऑलमोस्ट। तो ऐसा नहीं है, ये इधर थोड़ा ज्यादा एक्सपांड हो रहा, ज्यादा फैला उधर की तरफ है। तो ये 0 फ्रीक्वेंसी पर इनफाइनाइट है, और फिर इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी होगा तब जेड इनफाइनाइट होगा। तो ऑलमोस्ट ऐसा ग्राफ। तो ये ग्राफ का नेचर हमें याद रखना है, क्योंकि इन 3 लाइन से एग्जैक्ट पता नहीं चलता है कि हाँ ग्राफ ऐसे ही बनेगा। हाँ, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है यहाँ पर। अगर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं तो सिंगल सिंगल पावर होती तब तो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ग्राफ बनता है। तो कुछ कर्व फॉर्म लेते हुए इस टाइप से ऑलमोस्ट ग्राफ बनेगा। ग्राफ की शक्ल याद रहेगी हमें तो कई क्वेश्चन के आंसर निकालना आसान हो जाएगा। जैसे कुछ छोटी छोटी बातें समझिए यहां पर। तो ग्राफ का नेचर आपको याद रखना है अच्छे से।
मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि जेड के बारे में बात हो रही, पूरा सर्किट का जेड इस पर टिका हुआ है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जेड पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो यहां पर एक पॉइंट हमने ले लिया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ए बी सी 3 पॉइंट। सी तो कौन सा पॉइंट है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट। और ए कौन सा है? ए कौन सा पॉइंट है? मतलब ये तो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट, ये कौन सा है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम वाला। सिंपल सी बात है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वाला एक जनरल पॉइंट है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है, इस तरह की बात अभी नहीं कर रहे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्यादा वाला एक जनरल पॉइंट है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम वाला एक जनरल पॉइंट यहाँ पर ये ए है। अब ए बी सी जो 3 पॉइंट है, सी का तो खैर इजीली पता लग ही रहा है, मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। तो मेनली ए एंड बी पर हमें कुछ डिस्कस करना है। जैसे जो ए वाला पॉइंट है 4 पॉइंट ए, हम कह सकते हैं एफ लेस देन एफ आर। सबसे पहली बात ये सामने आती है कि वहां फ्रीक्वेंसी उस पॉइंट के लिए कम है, किससे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम। तो ये ए बी जो पॉइंट हमने मेंशन किया, इनका इंपॉर्टेंस क्या, उस बारे में जरा बात की जाए। तो कोई क्वेश्चन हमसे यूं कह सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अगर सप्लाई वोल्टेज का है, किसी आरएलसी सीरीज ऐसी सर्किट में सप्लाई वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, बताइए सर्किट का नेचर कैसा होगा? कैसा होगा? कैपेसिटिव। तो इन सब बातों का पता कैसे चलेगा हमें कि ये देखना है कौन बड़ा है, एक्सएल बड़ा है एक्सी बड़ा? बस ये पता लगा लें अपन कि ए वाला पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक्सएल एंड एक्सी में से कौन बड़ा। तो सबसे पहला सवाल आपका सही यही है हमारा कि बताइए कि जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लेस देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, तो जेड तो हमें पता इतना यहां पर है, तो एक्सएल एक्सी में से कौन बड़ा है? अब कुछ सोच रहे हैं सर हमें कैसे पता लगा कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि यहां दोनों बराबर हैं, तो डेफिनेटली कोई तो अलग होगा यहाँ पर, या तो एक्सएल बड़ा होगा एक्सी बड़ा, तो कौन बड़ा है? एक्सी बड़ा। तो कुछ लोग नहीं सोच पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि कैसा पता लगाना। तो सिंपल सा वे है कि कम फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, कम में क्या जीरो ले लो ना, सबसे अच्छी बात है। तो जीरो फ्रीक्वेंसी पे हमें पता लग रहा है कि एक्सएल क्या है? जीरो है, एक्स इनफाइनाइट है। तो शुरुआत में जीरो था एक्सएल और एक्स इनफाइनाइट था, तो उससे पता लग गया कि ये बड़ा है। और वैसे भी फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाते जा रही है, ये बढ़ता जा रहा है घटता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है घटता जा रहा है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले तक एक्स सी बड़ा ही है, एक्सएल छोटा ही है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आने पर दोनों बराबर हो जाते हैं, और इसके बाद फिर एक्सएल बढ़ता जाता है, एक्सी घटता जाता है। तो बस ये लॉजिक माइंड में रहेगा, तो यहाँ की बातें इजीली हम समझ सकते कर सकते हैं। तो ए वाला पॉइंट के लिए एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल है, एक्स सी एक्सएल से बड़ा है। अब एक्स सी अगर एक्सएल से बड़ा यहां पर है, तो इसी से हम कह सकते हैं कि आई लीड्स वी। फाई पॉजिटिव नेगेटिव? फाई नेगेटिव कहेंगे। नेचर ऑफ सर्किट बताइए कैसा? कैपेसिटिव। बस इसी तरह से बात कर सकते हैं। 4 पॉइंट बी वाला पॉइंट, एफ ग्रेटर देन एफ आर। तो आप एक बार बता दीजिए, फिर मैं लिखता जाऊंगा। बताइए कौन बड़ा होगा? कंफर्म? क्योंकि यहाँ एक्सएल बड़ा होगा, और फिर कौन लीड करेगा? वी लीड करेगा। फाइव पॉजिटिव, नेचर इंडक्टिव हो जाएगा। तो आप भी जब नोट करो तो बार बार देख देख के नोट नहीं करना है, एक बार ये नोट कर ले, उसके बाद अपने आप में सीधा लिख सकते हैं। कुछ लोग एक एक लाइन को फिर भी देख देख के लिखते रहते हैं। तो एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी यहां पर है, वी लीड्स आई, फाइव है पॉजिटिव, नेचर ऑफ सर्किट इंडक्टिव। फोर पॉइंट सी, चलो बोल दो फटाफट से। पॉइंट सी, एफ इक्वल टू एफ आर, फिर एक्स एल इक्वल टू एक्स सी। बोलो बोलो। वी एंड आई इन सेम फेज, 5 0, नेचर रजिस्टिव। तो अपना आप ये पॉइंट आपको लिखना है।
नेचर क्या है? रेजिस्टिव है। तो ये वेरिएशन हमने जेड का देखा है फ्रीक्वेंसी के साथ। जेड का वेरिएशन पता लग गया है। नेक्स्ट है आई वर्सेस एफ, कि करंट का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा होगा। अब हमें ये देखना होगा आई वर्सेस एफ, आई का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से। आई इक्वल टू क्या? वी बाई जेड, यानी कि आई प्रोपोर्शनल 1/जेड। तो आई का वेरिएशन जैसे जेड का वेरिएशन और उसके जैसा होगा, उल्टा होगा, उसका उल्टा होगा। यानी कि यूं कह सकते हैं इसमें अपन कि व्हेन फ्रीक्वेंसी एफ इंक्रीजेस, जेड में क्या होगा? फर्स्ट सॉरी, जेड तो पहले डिक्रीज है, इंक्रीज है, तो करंट की बात कर रहे हैं, करंट का क्या होगा? फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जिस तरह ये ग्राफ बन रहा है, इसका उल्टा ग्राफ बनेगा। ऑलमोस्ट ऐसा ग्राफ बनेगा। एफ इज इक्वल टू एफ आर, एफ इक्वल टू 0, आई है ये मैक्सिमम। मैक्सिमम का मीनिंग यहां पर क्या है? रेजोनेंस वाली करंट है ये। कौन सी करंट है? रेजोनेंस वाली करंट, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग करंट। तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे जो करंट है वो मैक्सिमम है, मतलब आरएमएस वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पर, कि यहाँ करंट का आरएमएस वैल्यू कम है, यहाँ आरएमएस वैल्यू ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है, यहाँ आरएमएस वैल्यू बढ़ के मैक्सिमम हो गया, ये मीनिंग है। क्योंकि मैक्सिमम से मीनिंग ये नहीं हम पीक वैल्यू के बारे में कहना चाह रहे हैं। पीक वैल्यू तो हर बार कुछ ना कुछ होगा ही। ये सब जगह आरएमएस वैल्यू के बारे में डिस्कशन चल रहा है कि यहाँ आरएमएस वैल्यू कुछ कम है, आरएमएस वैल्यू और ज्यादा हो गया फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो यहाँ मैक्सिमम हो गया, तो रेजोनेंस वाली करंट मैक्सिमम करंट कहलाएगी। अब ये करंट मैक्सिमम करंट है, रेजोनेंस करंट यहाँ पर। तो वेरिएशन तो देख लिया अपन ने कि फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन कैसे हो रहा है, पहले करंट बढ़ रही फिर घट रही है। मैक्सिमम करंट होने से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट पे जरा बात कर रहे हैं अपन। जैसे रेडियो का जो ट्यूनिंग सर्किट होता है, उस ट्यूनिंग सर्किट में आर होता है, एल होता है, सी होता है, आरएलसी सीरीज सर्किट होता है। वो प्रोग्राम जो सुनने को मिलते हैं वो रेजोनेंस कंडीशन जब वहां पर होती तभी सुनने को मिलते हैं। अलग अलग रेडियो स्टेशन हैं, जयपुर है, दिल्ली है, इंदौर है, कोटा है, आसपास जो अलग अलग स्टेशन है, वो क्या करते हैं, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर अपना प्रोग्राम सेंड करते हैं। उनको फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी जाती है। सपोज जयपुर को 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अलॉट किया गया है, तो वो उसके प्रोग्राम उस फ्रीक्वेंसी पर सेंड करेगा। और प्रोग्राम जो सेंड किए जाते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में सेंड किए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां कैसे बनती है? ऑसिलेटर की हेल्प से बनती है। एलसी ऑसिलेटर वहां पर होता है। एक बार कैपेसिटर चार्ज कर दिया है, उसको फिर इंडक्टर से जोड़ते हैं, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलता रहता है वहां पर। तो चार्ज के ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में सिग्नल वहां से भेजे जाते हैं। तो वो सिग्नल सभी रेडियो स्टेशन को अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले अलॉट किए जाते हैं। सपोज जयपुर वाला 100 हर्ट्ज पे भेज रहा है, दिल्ली वाला 200 पर, इंदौर वाला 300, ऐसे अलग अलग स्टेशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेंड कर। लेकिन हमारा जो रेडियो सेट है उसमें एक सर्टेन आर का वैल्यू है, एक एल का वैल्यू, एक सी का वैल्यू है। उसका एल एंड सी को जब हम सॉल्व करते हैं, सपोज सॉल्व करने पर आया 200, उसमें जो एल एंड सी का वैल्यू है, हमारा जो रेडियो सेट है
सपोज रेडियो सेट हमारे पास रखा हुआ है, उसमें एक पर्टिकुलर एल का वैल्यू, एक पर्टिकुलर सी का वैल्यू, मतलब अपन बहुत पुरानी बात कर रहे हैं कि जब एक ही वैल्यू उसमें हुआ करता था शुरुआत में। आजकल तो डिजिटल सिस्टम हो गया, इजीली चेंज कर सकते हैं उसमें कुछ भी और अलग अलग प्रोग्राम सुन सकते हैं। लेकिन पहले एक ही एल का वैल्यू और एक ही सी का वैल्यू एक ही आर, उनको सॉल्व किया, कितना आया 200 हर्ट्ज आ गया। यानी कि जो हमारा रेडियो सेट है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, या ये भी कह सकते हैं उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है। तो अलग अलग स्टेशन के जो प्रोग्राम आ रहे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वो प्रोग्राम आ रहे हैं, तो रेडियो का जो रिसीवर होता है वो उन सिग्नल को रिसीव करता है और रिसीव करके उनको वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले सिग्नल को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी ऑसिलेटिंग नेचर तो होती है उनके अंदर, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी वाली नेचर। तो जो रिसीवर रिसीव करता है, तो जिस फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था उसी फ्रीक्वेंसी वाला वोल्टेज वो बना देता है। अगर 100 हर्ट्ज वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल जयपुर से आया है, तो उससे जो वोल्टेज बनेगा वो 100 हर्ट्ज वाला ही वोल्टेज बनता है। दूसरी जगह से आ रहा 200 हर्ट्ज वाला, तो उससे जो वोल्टेज बनेगा 200 वाला। मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वोल्टेज हमारे रेडियो सेट को मिल चुके हैं, वो वहां पर अवेलेबल हैं। लेकिन रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 200 हर्ट्ज, ये पहले से फिक्स डिसाइड हो रहा है। तो जिस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, उस वोल्टेज के लिए ही, उस फ्रीक्वेंसी के लिए ही वो रेडियो का सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में आएगा। रेजोनेंस कंडीशन में आएगा, इट मींस उस वोल्टेज के लिए ही करंट मैक्सिमम रहेगी उस सर्किट में। बाकी जो अदर वोल्टेज है उनके लिए करंट मिनिमम हो जाएगी, काफी कम रहेगी। तो जिस वोल्टेज के लिए करंट मैक्सिमम रहेगी, उस वोल्टेज का जो प्रोग्राम है वही सुनने को मिलता है, बाकी और का प्रोग्राम सुनने को नहीं मिलता है। तो सपोज एक 200 हर्ट्ज वाला जो रेडियो सेट हमारा था, उसकी फ्रीक्वेंसी से किसी स्टेशन से मैच हुआ, प्रोग्राम सुनने को मिला, सुनते जा रहे हैं। कब तक सुनेगा? एक ही स्टेशन से मैच हो रहा हो तो ओनली, सुबह होगी शाम, कब तक एक ही स्टेशन सुनते जाएंगे? चेंज करने का मन करेगा कि स्टेशन चेंज किया जाए, कुछ नया प्रोग्राम सुना जाए। तो चेंज करने क्या करना पड़ेगा? रेडियो सेट को ओपन, क्योंकि अभी कुछ ज्यादा सिस्टम उसमें है नहीं। रेडियो सेट को ओपन किया और फिर उसमें एल या सी किसी एक को हटा के दूसरा एल उसमें लगा दिया है। तो अब हमारा रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी बदल गई है। पता लगा अब उसका 300 हर्ट्ज हो गया फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट का। तो अब वो किससे? 300 वाले से मैच करेगा, उसका प्रोग्राम सुनाते रहेगा। कब तक सुनोगे? बोर नहीं हो जाओगे? फिर क्या करना पड़ेगा? वापस उसको हटाना पड़ेगा और फिर नया इंडक्टर या नया कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, फिर किसी और से मैच हो जाएगा, फिर वही सुनता रहे। कब तक? बोर नहीं हो जाओगे? हो जाओगे। तो लेकिन ऐसा कब तक कि बार बार हमें उसको ओपन करना पड़े रेडियो सेट को पूरा? तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में ऐसा ही रहा होगा, फिर उसमें वो नोब वाला सिस्टम आ गया कि जैसे उसको रोटेट करते हैं वो अलग अलग स्टेशन सुनाता है। उसका वजह यही है कि जब रोटेट करते हैं ना, तो या तो रेडियो सेट में एल का वैल्यू या सी का वैल्यू चेंज होता है, क्योंकि दोनों को चेंज करना आसान ही है। इंडक्टेंस एल का वैल्यू चेंज कैसे कर सकते हैं कि जो कॉइल होती है उसमें रोड को इंसर्ट कर दिया जाए, सपोज आयरन रोड को इंसर्ट कर दिया, तो जैसे जैसे इंसर्ट करते जाएंगे इंडक्टेंस एल बढ़ता जाएगा, बाहर निकालेंगे तो एल घटता जाएगा। तो उस रोटेशन से यही काम होता है। या फिर कैपेसिटर चेंज करना हो, तो जो कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों प्लेट ओवरलैपिंग एरिया मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस है। अगर एक प्लेट को शिफ्ट करते जाएं शिफ्ट करते जाएं शिफ्ट करते जाएं, तो ओवरलैपिंग एरिया कम होता जाएगा। ओवरलैपिंग एरिया कम होने से ये वो कैपेसिटेंस कम होता जाएगा। तो रेडियो सेट बनाने वाली जो कंपनी है वो डिसाइड कर लेती है अपने हिसाब से कि हमें क्या चेंज करना है, कैपेसिटेंस को चेंज करना है, इंडक्टेंस किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो मिला के उस रोटेशन करने से, थोड़ा सा रोटेट किया, सर्किट का फ्रीक्वेंसी बदल गया, फिर रोटेट किया तो रेडियो सेट का फ्रीक्वेंसी बदल गया, तो किसी अलग अलग स्टेशन से मैच करने लग जाता है और अलग अलग स्टेशन का प्रोग्राम हमें सुनने को मिलता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर के लिए करंट का वैल्यू मैक्सिमम आएगा और वही सुनने को मिलेगा। तो ये तो बात थी रेजोनेंस वाली कि रेजोनेंस में ऐसा होता है मैक्सिमम करंट उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। लेकिन कुछ खास फ्रीक्वेंसी की बात हमें और करनी है यहाँ पर, वो कहलाती हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब किसकी बात करने वाले? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो लिखिए अगला हेडिंग, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। एफ एल एंड एफ एच, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, एफ एल एंड एफ एच। कुछ स्टूडेंट एफ एल एंड एफ एच से बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में जब आंसर देते हैं, पूछा गया है इन फ्रीक्वेंसी के बारे में, रेजोनेंस का आंसर दे देता है।
तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये रेजोनेंस नहीं है। कुछ और ही है, कुछ और ही है। अब क्या है, बस वही तो हमें जानना है। रेजोनेंस नहीं, कुछ और ही है। क्या है वही समझें कब? कल। चलो ठीक है। तो बिगनर बॉक्स 1 और 2 दोनों तो आपको करना ही करना है। एक्सरसाइज के अंदर भी हेडिंग जो लिखे हुए है वहां तक आप चेक कर सकते हैं, पता लग जाएगा आपको। लग जाएगा ना पता?
गुड मॉर्निंग, बैठिए।